नमस्कार, मेरा नाम है अंकित पांडे और आप सुन रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी। इसका पिछला अंश ऑडियो बुक के रूप में चैनल पर प्रस्तुत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक द्वारा आप उसे सुन सकते हैं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं दीवार में एक खिड़की रहती थी। रघुवर प्रसाद का एक कमरे का घर था। 30 रुपये महीना कमरे का किराया देते थे। बिजली का मीटर अलग था। उनका कमरा बीच में था, आजू बाजू एक एक कमरे और थे, ये भी किराए से उठे थे। उन दोनों कमरों में परिवार था। रघुवर प्रसाद के माता पिता और एक छोटा भाई 50 किलोमीटर दूर धर्मपुरा में रहते थे। बस से कम 1.5 घंटे का रास्ता था। रघुवर प्रसाद पत्नी और गृहस्थी के हिसाब से चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे। एक चारपाई थी। चारपाई चौड़ी थी, फिर भी उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि उनको एक चारपाई और रखनी चाहिए या नहीं। पति पत्नी एक ही चारपाई पर रात भर सोते हैं, ये उनको जरूरी सत्य नहीं लगता था। रात भर का जरूरी सत्य ना हो, पर कुछ देर का सत्य तो था। फिर भी इस सत्य की आड़ में रखने के लिए उनके पास दूसरा कमरा नहीं था। यदि 2 चारपाई होती तो यह सत्य दूसरी चारपाई की आड़ में होता। रघुवर प्रसाद की बड़ी बहन इसी शहर में रहती थी। जीजा एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस में क्लर्क थे। बड़ी बहन ने शक्कर, चायपत्ती, जीरा, राई इत्यादि चौके की चीज़ों के लिए टिन के और प्लास्टिक के पुराने डिब्बा डिब्बी दिए थे। आटा रखने के लिए टिन का सुंदर नया डब्बा था। यह अस्पताल के पलस्तर का डब्बा था। पता नहीं बड़ी बहन को कहाँ से मिला था। गोल बाजार से खाली डब्बों की दुकान से शायद खरीदा हो। जीजा के घर किसी का हाथ पैर नहीं टूटा था, या जीजा के किसी कंपाउंडर दोस्त ने दिया हो। तेल एक बोतल में था। चावल दाल के डिब्बे भी थे। चावल दाल और आटा वे झोले में रखना चाहते थे। चूहों के कारण इरादा बदल दिया। कमरे के सामने उनके हिस्से की पर्ची में बैटरी के खोखे में 3 गमले रखे थे। एक गमले में तुलसी लगी थी, 2 गमलों में शोभा के पौधे लगे थे। बैटरी के खोखे भी बड़ी बहन ने दिए थे। कमरे के दाहिनी कोने को चौका बना दिया गया था। उसी तरफ दूसरे कोने में एक गुंडी और एक घड़ा रखा था। वहां दीवार से बाहर नाली के लिए एक मुहाना बना था। दीवार में 2 अलमारी बनी थी, पल्ले नहीं थे। लकड़ी के तख्तों से अलमारी के खाने बने थे। पता नहीं कौन सी लकड़ी थी, तख्ते टेढ़े हो गए थे। उसमें अखबार बिछाकर उन्होंने किताबें जमा दी थी। फर्श काले पत्थर का था, यह फर्शी पत्थर कहलाता था। पास में एक बेलसोंडा नाम का गांव था, वहां इस पत्थर की खदान थी। बैलगाड़ी और ट्रक में लदकर खदान से इधर उधर पत्थर जाता। टट्टी मकान से कुछ दूर हटकर पीछे बनी थी। 3 कमरे के परिवार के लिए 3 टट्टियां लाइन से बनी थी। शादी के बाद रघुवर प्रसाद 8 रुपये महीने के हिसाब से एक टट्टी में ताला लगाने लगे थे। टट्टी का ताला एकदम नया था। टट्टी में बिजली नहीं थी, रात को टॉर्च या डिबरी लेकर जाना पड़ता था। टट्टी का दरवाज़ा ज़मीन से 6-7 इंच ऊंचा था। बाहर डिबरी रख दो तो भी बंद दरवाजे के नीचे से उजाला जाता था। 30 रुपये का कमरा और 8 रुपये की टट्टी का अनुपात ठीक नहीं बैठता था। टट्टी का किराया और कम होना था। घर गृहस्थी के टट्टी के इंतजाम में वे ठगा गए थे, पर यह जरूरी था। पैदल कुछ दूर निकल जाने के बाद भी रघुवर प्रसाद को टेम्पो नहीं मिला। घुसने की जगह नहीं होती होगी, इसलिए रोकने से रुकते नहीं थे। जब भी टेम्पो की आवाज़ आती तो वे रुक कर पीछे देखने लगते। रुक कर उन्होंने पीछे देखा, एक टेम्पो आ रहा था। टेम्पो के पीछे उन्हें हाथी भी आता दिखा। पानी बूंद बूंद गिर रहा था। उन्होंने निर्णय लिया कि इस टेम्पो में जगह नहीं मिली तो वे हाथी पर बैठ जाएंगे। टेम्पो को उन्होंने रोका, टेम्पो रुका नहीं। उन्हें लगा टेम्पो में जगह थी। टेम्पो वाले ने उन पर ध्यान नहीं दिया। हाथी के आने में अभी समय लगेगा, तब तक 4 टेम्पो निकल सकते हैं, किसी न किसी में जगह मिल जाएगी। टेम्पो नहीं आ रहा था और हाथी आते आते समीप आ गया। बाबू चलेंगे? युवा साधु ने पूछा। छत्ते के नीचे से उन्होंने हाँ कहा। ऊपर से साधु को छत्ते की आड़ में उनका सिर हिलाना नहीं दिखा होगा, पर हाँ कहना सुनाई दिया होगा। वे छत्ता ताने खड़े रहे। साधु ने हाथी से चिल्लाकर फिर पता नहीं क्या बुदबुदाकर कुछ कहा तो हाथी धीरे से नीचे बैठ गया। साधु ने किसी जादू या मंत्र से हाथी को बैठाया हो। तब रघुवर प्रसाद भी मंत्रमुग्ध खुद अपने हाथी पर चढ़ने का रास्ता वहीं खड़े खड़े देख रहे थे। शायद उन्हें लगा हो कि वे खड़े खड़े अपने को हाथी पर बिठा हुआ पा लेंगे। नीचे हाथ बढ़ाकर साधु ने रघुवर प्रसाद से ऊपर चढ़ने के लिए कहा। छत्ता उन्होंने बंद कर दिया था। रस्सी पकड़कर किसी तरह वे ऊपर चढ़ गए। हाथी का शरीर बहुत खुरदुरा था। संभालना कहकर उसने हाथी को कुछ कहा और हाथी खड़ा हो गया।
हाथी इतना ऊंचा होगा इसका अंदाजा नहीं था। बूंदाबांदी हो रही थी। बंद छत्ता हाथ में था। जिस हाथ में छत्ता था उस हाथ से भी वे रस्सी किसी तरह पकड़े हुए थे। कुछ डर या संभल कर बैठे होने के कारण वे झुके हुए थे। घबराइए नहीं, गिरेंगे नहीं। हाथी आपको गिरने नहीं देगा, समझदार है। हाथी की रीढ़ की हड्डी उन्हें गड़ रही थी। रीढ़ की हड्डी थी या रस्सी, यह निश्चित करने के लिए उन्हें थोड़ा खिसकना पड़ता। शुरुआत में वे ज़्यादा झुक रहे थे, कुछ देर बाद वे तनकर बैठ गए। हाथी पर बैठने का उनका संतुलन उन्हें मिल गया था। वे जूता पहने हुए हाथी पर चढ़े थे। जूता पहने हुए उन्हें हाथी पर चढ़ना था या नहीं, उन्हें मालूम नहीं था। साधु ने भी नहीं टोका था। घर किधर है? ऑटो वाली जगह पहुंचकर साधु ने पूछा। इधर, उन्होंने बताया। घर उन्हें दिखने लगा था। उन्हें लगा घर के सामने कुछ चहल पहल है। औरतें दिख रही थी, पास पड़ोस से आ जा रही थी। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। ढोलक और मजीरे के साथ गवनई सुनाई दे रही थी, शायद उनके ही घर में। उनका दिल धड़कने लगा। दिल जितनी जोर से धड़क रहा था, हाथी के ऊपर नीचे के कारण उतना नहीं था। कुछ देर पहले से पानी बंद हो गया था और हल्की सी धूप निकल आई थी। वे हाथी पर बैठे बैठे देख रहे थे कि एक औरत ने उनके कमरे से चारपाई निकाली और सामने के पेड़ के नीचे डाल दी। दूसरी ने दरी लाकर बिछा दी। शायद पिता थे। पड़ोस के कमरे से निकलकर वे चारपाई पर बैठे, फिर लेट गए। उठकर उन्होंने खटिया पेड़ के नीचे से सरकाई, फिर लेट गए। हवा चलने से पत्तियों से पानी टपकता होगा। बच्चों को दूर से हाथी दिखा, वे चिल्लाने लगे। पिता उठकर बैठ गए। उन्हें यह थोड़ी समझ में आ रहा था कि हाथी पर उनका रघुवर प्रसाद बैठा है। सामने औरतें बच्चे इकट्ठे हो गए थे। वही घर है, उनके मुंह से निकला। कुछ उत्सव है क्या? नहीं, गांव से पिताजी आए हैं। उसे घर नहीं बताना था। पहले उतर जाते तो अच्छा था, तमाशा हो जाएगा। उन्हें झेप लग रही थी। हाथी से उतरते भी नहीं बनेगा, उतरते उतरते गिर पड़े तो। हाथी ठीक पिता की चारपाई के पास खड़ा हुआ। पिता ने तब भी नहीं पहचाना था। पिता चारपाई से उठकर हाथी से कुछ दूर जाकर खड़े हो गए थे। चारपाई को भी उन्होंने हटा लिया था। तब भी उन्होंने पहचाना कि हाथी पर उनका बेटा है। पड़ोस की औरतों बच्चों ने भी पहचान लिया। एक औरत ने चिल्लाकर कहा, अरे, रघुवर प्रसाद हाथी से आया है। बच्चे हो चिल्लाने लगे। अंदर पत्नी होगी तो उसने भी सुना होगा। शायद उस औरत ने पत्नी को सुनाने के लिए ही चिल्लाया हो। पत्नी का जी धक से किया होगा। एक क्षण को उसका भी मन रघुवर प्रसाद को हाथी से आया देख लेने का हुआ होगा। हाथी पर बैठ कर आना खुशी की बात तो होती होगी, थोड़ी बहुत शान भी होती हो। साधु ने रघुवर प्रसाद से उतरने के लिए हाथी को नीचे बैठाया। रघुवर प्रसाद हाथी से संभल कर उतरे। उन्होंने 1 रुपये का सिक्का निकाला। तब तक हाथी खड़ा हो गया था। सिक्का देखकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाथी को दे दीजिए। हाथी को सिक्का कैसे दें? यह वे हथेली फैलाए ठीक से सोच भी नहीं पाए थे कि हाथी ने हथेली पर से सिक्का सूंड में उठाया और साधु को दे दिया। अच्छा, कल मिलेंगे, मित्रवत हाथी सवार ने कहा। अच्छा, धीरे से रघुवर प्रसाद ने कहा। हाथी के जाने से एक बड़ी सी जगह निकल गई थी। यह तो था कि हाथी आगे आगे निकलता जाता था और पीछे हाथी की खाली जगह छूटती जाती थी। जाते हुए हाथी को उंगली से छूने का मन रघुवर प्रसाद को हुआ था। हाथी के हटते ही दरवाजे के पास खड़ी औरतों में उन्होंने पत्नी को एक झलक ढूंढा और पिता के पैर छुए। पत्नी उन्हें नहीं दिखी। पड़ोस की औरतें कमरे में थी, इसलिए विश्वास था कि कमरे में होगी। हो सकता है माँ हो, पत्नी ना आई हो। माँ से मिलने औरतें आई हों, पर गवनई क्यों होगी? क्या पत्नी नहीं आई होगी? उनका मन स्थिर नहीं था। वे हाथी से उतर गए थे, पर मन अचानक घुड़सवारी करने लगा था, जो पत्नी के आने और न आने की तरफ दौड़ता रहता था। कहीं रुकता नहीं था। न तो आने पर रुकता था और न ही न आने पर। पिता ने रघुवर प्रसाद को बहुत मन से आशीर्वाद दिया। हाथी वाले को चाय नहीं पिला देते? याद नहीं रही, कल पिला देना। पिता ने सोचा होगा कि महाविद्यालय आना जाना हाथी से होता है। कितनी देर हो गई आए हुए? रघुवर प्रसाद ने पूछा। 1-2 घंटा हुआ होगा। पड़ोसियों को मालूम पड़ा तो ढोलक लेकर गवनई करने लगी। बहू अंदर है। बहू को पहुंचाने आया था। तुमको छुट्टी तो मिलती नहीं। तुम्हारी माँ पीछे पड़ी थी, बहू को पहुंचा दो, बहू का मन नहीं लग रहा है। उदास रहती थी। उसे अपने माता पिता की याद आ रही होगी। धीरे से संकोच से उसने कहा। यह पिता ने नहीं सुना। घर पैसे थोड़ा ज़्यादा भेज दिया करो। छोटू की बीमारी में इस बार पैसे खर्च हो गए। 20 दिन बुखार में पड़ा रहा। आने पर बहुत सेवा की बहू ने, तब तक वह ठीक हो गया था। अब एकदम ठीक है। तुमको चिट्ठी लिखे तो थे? चिट्ठी नहीं मिली।
आश्चर्य से रघुवर प्रसाद ने कहा, पत्नी ने भी लिखी हो और उसे नाम मिली हो। पत्नी क्यों लिखेगी, वह भी नहीं लिख सका जब। कितने दिन पहले लिखे थे? कुछ दिन हो गए। महाविद्यालय के पते से तो नहीं भेजे, घर के पते से भेजे थे। पोस्टमैन से पूछूंगा, पूछते रहने से वह चिट्ठी देना भूलेगा नहीं। अच्छा, मुंह हाथ धो लो, चाय पी लो, थके होगे, पिता ने कहा। अम्मा नहीं आई? कैसे आती, वहाँ कौन देखता। आपने चाय पी? हाँ पी ली। देखो कप खटिया के नीचे धरा है, कप ले जाना, इसी में धोकर पी लेना, ज़्यादा कप बसी नहीं निकाला करो, टूट जाती है। जी हाँ, ज़्यादा कप बसी नहीं थी, यही एक कप बसी थी जिसे रघुवर प्रसाद ने उठाया था। कप उठाते उठाते रघुवर प्रसाद ने कमरे की तरफ देखा। कमरे के अंदर डेहरी के पास उन्होंने कप रख दिया। स्टोव जलने की गंध थी। उनके कप रखते ही एक लड़की ने कप उठाया और उसे धोने गुंडी की तरफ कोने में चली गई। रघुवर प्रसाद जूता उतारने सीढ़ी की तरफ इस तरह बैठ गए कि वे अंदर से नजर आए। स्टोव पत्नी के सामने रखा होगा। कोने से किसी औरत ने स्टोव उठाया होगा और कहा होगा, अब रघुवर प्रसाद के लिए चाय बनाओ। एक लड़की चाय के लिए गुंडी से पानी ले आई होगी। किसी ने छन्नी दिया होगा, किसी ने शक्कर चाय पत्ती पत्नी के पास सरकार दी होगी। रघुवर प्रसाद जूता उतार कर पिता के पास बैठ गए। अम्मा ठीक है? ठीक है, हर बार खाते समय एक बार खसका जरूर लगता है, खांसते खांसते बेदम हो जाती है। डॉक्टर को बताए थे? होम्योपैथी वाले को दिखाए थे। होम्योपैथी की दवा भी महंगी हो गई है। एक छोटी शीशी 5 रुपए की, हफ्ता भर दवाई चलती है। एक छोटी लड़की बहुत धीरे धीरे कदम रखते हुए कि चाय न छलके जैसे रस्सी पर चल रही हो, रघुवर प्रसाद को आते दिखी। उसी के लिए चाय होगी। वे आगे बढ़े और लड़की के हाथ से कप ले लिया। जिसके लिए ले जा रही हो, देने से पहले वहीं छीन कर ले गए। इस तरह लड़की ने रघुवर प्रसाद को देखा और दुखी होकर लौट गई। चाय और पियेंगे? नहीं, जब आए होंगे तो कमरे में ताला बंद होगा। रघुवर प्रसाद को चाय पीते पीते याद आया कि ताला बंद था। ताला कैसे खुल गया होगा? तुम एक चाबी दे गए थे ना? अच्छा हुआ वही ताला लगाया था, दूसरा ताला लगता तो परेशानी होती। क्या परेशानी होती, पड़ोसी अच्छे हैं, तुम्हारे आने तक वहीं रहते। तुम्हारे पास तो एक ही ताला था। एक नया ताला और लिया था। काहे के लिए? टट्टी के लिए। टट्टी के लिए क्यों? वहाँ चोरी होने का कौन सा डर था? चोरी नहीं, टट्टी में भीड़ रहती है, समय पर खाली नहीं मिलती। अरे, इतना बड़ा मैदान तो है, खेत है। जी, टट्टी का ताला तुम निकाल कर रख लेना, एक ताला मैं ले जाऊंगा, पैरा कोठा में लगाऊंगा। पैरा चोरी चला जाता है, बड़ी मुश्किल से एक गाय का चारा जुट पाता है। टट्टी किराए से ली है। टट्टी किराए से? टट्टी तो थी, कोई मनाही थोड़ी थी। कल एक नहानी घर किराए से ले लेना, एक चौका किराए से ले लेना। सब गुजारा करना पड़ता है, तुम्हारी तनख्वाह से तो किराए में चली जाती है। घर क्या भेजोगे? रघुवर प्रसाद ने सोचा कि पिता टट्टी का किराया न पूछ लें, इसलिए तुरंत कहा, बस में कोई तकलीफ तो नहीं हुई थी? नहीं। रघुवर प्रसाद के पिता कमजोर लग रहे थे। पिता से तबीयत के बारे में पूछेंगे तो अपनी सब बीमारियां बतलाने लगेंगे। तब रघुवर प्रसाद को घबराहट होने लगती थी। उनका वेतन अच्छा होता तो वे बताता कि एक पुत्र अपने पिता की किस तरह परवाह करता है। पिता की छोटी छोटी अपेक्षाओं के सामने वह असहाय हो जाता था कि वह अच्छा पुत्र नहीं समझा जा रहा है। अपनी असहायता से अब तक पिता साथ देते आए थे। पिता की असहायता में वह पिता का कैसे सहारा बन सकेगा? यही न कि पिता को 200 रुपये की ज़रूरत है तो बेटे की सहायता के लिए अपनी ज़रूरत को किसी तरह 150 रुपये तक सीमित कर दें। महाविद्यालय के पास घर मिले तो एक बड़ा घर ले लें, आने जाने का पैसा बचेगा। अब तक औरतें चली गई। सब औरतें चली गई? हाँ, मैं बताना भूल गया। हलवाई के यहाँ से बतासा ले आ जाते और बांट देते। कल भिजवा दूंगा। कैसे भिजवाओगे? जाने दो, ऐसे समय बड़े वाले बतासे बुलवा लिया करो, 2-2 बतासे बंटवा दिया करो। तीज त्योहार में पड़ोस में नाव नाती होगी, चाहो तो पता लगाकर बतासे भिजवा देना। जी हाँ, अब रहने दो, आगे चाहे ध्यान रखना। अंदर नहीं बैठेंगे? उसने पिता से पूछा। उसका भी अंदर जाने का मन था। यहाँ हवा में अच्छा लग रहा है। दिया बाती का समय हो गया है, बहू से कह दे बत्ती जला दे। कुबेरी बेरिया अंधेरा नहीं होना चाहिए। जी। रघुवर प्रसाद अंदर गए। पत्नी एक कोने में बैठी थी, गुड़िया बैठी थी। रघुवर प्रसाद की पत्नी ने उसे अपने साथ के लिए रोक लिया था। गुड़िया को देखकर रघुवर प्रसाद का मन हुआ उससे कहें, गौ में छोटी ऊ की मात्रा गुड़िया
पर कहा नहीं कि पिता क्या सोचेंगे। रघुवर प्रसाद के आते ही पत्नी ने गुड़िया को फुसफुसा कर जाने के लिए कहा होगा। वो भागती हुई चली गई। दिन के विदा होने का बाहर से कुछ अधिक अंधेरा कमरे में हो चुका था। रघुवर प्रसाद ने सोचा अभी बत्ती न जलाएं, 1 मिनट बाद जलाएं। वे पत्नी की ओर बढ़े। पिताजी दिख नहीं रहे थे। पड़ोस के बच्चे बाहर खेल रहे थे। पत्नी के पास जाकर वे धीरे से बोले, चाय पी थी? पत्नी ने कुछ कहा नहीं। चाय पी थी? उन्होंने फिर पूछा। तब पिता के खांसने की आवाज़ आई। उन्होंने तुरंत खटका दबाकर बत्ती जलाई। पत्नी की नायलॉन की गुलाबी साड़ी का प्लास्टिक जरी का चमकीला काम बिजली के उजाले में फक से जगमगा गया था। उजाला होते ही पत्नी की चूड़ियों की आवाज़ हुई थी। वह दीवार की तरफ धीरे से घूम गई थी। लाख और कांच की ढेर सी चूड़ियाँ पहनी थी। अलता वाले पैर को उजाला होते ही साड़ी में छुपा लिया था। तभी पत्नी ने उसकी तरफ इसलिए देखा कि क्या वह भी उसकी तरफ देख रहा है। पत्नी देख रही है, देखकर वह मुस्कुराया तो वह भी मुस्कुराई। एक कमरे का घर जानकर पिता जानबूझकर 8 बजे की बस से लौट जाना चाहते होंगे। रघुवर प्रसाद का मन था कि पिता रुक जाते। अंदर आ जाइए, रघुवर प्रसाद ने दरवाजे के पास जाकर कहा। पिता उठे और अंदर आ गए। कमरे में एक बोरा बिछा था। पिता थोड़ी देर बोरे पर बैठे रहे, फिर उसी बोरे पर लेट गए। यह देख रघुवर प्रसाद बाहर पड़ी खटिया अंदर ले आया। खटिया पर लेट जाते? नहीं, ऐसा ही अच्छा लग रहा है। पिता को थका जानकर उसने कहा, आज रात रुक जाते, कल चले जाना। चला जाता हूँ, घर से पूड़ी लाया था, वही खा कर जाऊँगा। बासी पूड़ी नुकसान करेगी, रोटी खा लेना। बासी पूड़ी दाल के साथ अच्छी लगती है। बहू से बोल देना जल्दी दाल सब्जी बना देगी, थोड़ा भात भी खाऊंगा। पत्नी खाना बनाने के लिए तैयार दिखी। उठकर चौके के डब्बों को खोलकर दाल चावल ढूंढने लगी। जा बता दे दाल चावल कहाँ रखा है, पिता ने कहा। रघुवर प्रसाद ने चावल दाल आटा के डब्बे बताए। सब्जी की टोकनी को देते देते पत्नी के पास रख दी। टोकनी में आलू थे। पूड़ी बहुत थी, इसलिए पत्नी ने आटा नहीं छाना। खाना बनते तक पिता आंख बंद करके लेटे रहे। बेटे की गृहस्थी की खटर पटर आंखें मूंदे सुनना उन्हें सुख दे रहा था। उनको लगता होगा चलो बेटे की गृहस्थी हो गई। रघुवर प्रसाद कल की तैयारी में किताब खोलकर बैठ गए। पत्नी खाना बनाते बनाते पति को देख लेती थी। हर बार देखने में उसे छूटा हुआ नया दिखता था। क्या देख लिया है यह पता नहीं चलता था, क्या देखना है यह भी नहीं मालूम था। देखने में इतना ही मालूम होता होगा कि यह नहीं देखा है। पिता ने बहुत थोड़ा खाना खाया। 7 बज गए थे। सड़क की बत्ती जल गई थी। आपकी तबीयत ठीक है? वह पूछ बैठा था। हाँ ठीक है, दिखना कम हो गया है। बायां आँख से तो बहुत कम दिखता है, दाहिनी आँख में जोत बाकी है। मोतियाबिंद हो रहा है, घुटने में बहुत दर्द होता है। काम करने से थकावट लगती है, उठकर खड़े हो तो चक्कर आ जाता है। कमजोरी है, डॉक्टर को दिखा देते। होम्योपैथी वाले को? नहीं, अंग्रेजी डॉक्टर को। अच्छा, दिखा दूंगा। रघुवर प्रसाद उठे। टिन की पेटी खोलकर उन्होंने पहले एक 50 रुपया उठाया, फिर 50 रुपया और निकाला। पेटी में अब करीब 200 रुपया और बचे होंगे। महीना पूरा बचा है। प्रबंध मंडल ने केवल 800 रुपया महीना स्वीकृत किया था। विभागाध्यक्ष को 1500 रुपये मिलते थे। इसके पहले डागा महाविद्यालय धमतरी में उनको 1200 मिलते थे। ये रुपए खर्च के लिए रख लीजिए। कितने हैं? 100 रुपये हैं। समझ लो बस से आने जाने में 50 रुपये खर्च हो गए। 20 रुपया और रख लीजिए। नहीं, तुम्हारा भी खर्च है, पहले भी रुपया दिए थे। रख लीजिए, मेरे पास और हैं। रघुवर प्रसाद रिक्शा बुला लाए थे। बहू ने पैर छुए तो पिता ने आशीर्वाद दिया। आजू बाजू के कमरों से औरतें बच्चे झांक रहे थे। पिता के बैठने के बाद पिता का झोला लेकर रघुवर प्रसाद भी रिक्शे पर बैठ गए। बहू से बोल दो अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, तुम्हारा घर बस्ती के एकदम बाहर है, सन्नाटा हो रहा है। जी, कहकर वे रिक्शे से फिर उतरे। कमरे में अंदर जाकर पत्नी से कहा, दरवाज़ा बंद कर लेना, मैं पिताजी को छोड़कर जल्दी आऊँगा। मैं पिताजी को छोड़कर जल्दी आऊँगा, यह उन्होंने अपने मन में कहा था। पिता ने जितना कहने के लिए कहा था यह उससे ज़्यादा था। दरवाजे के पल्ले की आड़ में पत्नी खड़ी थी। सिर पर पल्लू था। सिर झुकाए पत्नी ने सुना और धीरे से हाँ कहा। रघुवर प्रसाद को पत्नी का हाँ सुनना बहुत अच्छा लगा। पिता को छोड़ने गए तब से रात को करीब 9:30 बजे पैदल लौटे। सड़क की बत्तियों का उजाला घर के सामने था। उन्होंने दरवाजे की साकल को बहुत धीरे से खटखटाया ताकि केवल पत्नी सुने, पास पड़ोस न सुने।
पत्नी की दरवाजे के पास तक आने की आहट हुई। चूड़ियों की खनखनाहट हुई तो लगा कि दरवाज़ा खोल रही है। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने साकल फिर खटखटाया। दाहिने पड़ोसी के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आहट हुई। पड़ोस की औरत बाहर निकली। रघुवर प्रसाद को खड़ा देखकर उसने कहा, दुल्हन सो गई होगी, जोर से खटखटाओ। जी हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। उन्होंने सोचा पड़ोसन अपना दरवाज़ा बंद कर ले तो वे फिर खटखटाएं। पड़ोसन अंदर नहीं जा रही थी। उसने फिर कहा, खटखटाओ। साकल खटखटाने से पहले उनका हल्का धक्का दरवाजे को लगा तो दरवाज़ा खुल गया। पत्नी ने बहुत धीरे से इस बीच सिटकनी खोल दी होगी और उनको पता नहीं चला। दरवाज़ा खुलने के बाद उनकी नज़र पड़ोसन की तरफ गई। जाओ, पड़ोसन ने कहा, पर वे अंदर अप्रत्याशित से ऐसे चले गए जैसे अपने आप गए। जिस क्षण जाना था उस क्षण नहीं गए। प्रतिक्रिया में उनसे देरी होती थी और उन्हें लगता था कि उन्होंने तत्काल काम किया है। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। पड़ोस के दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नहीं आ रही थी। वे दरवाजे से दूर चारपाई पर बैठ गए। पत्नी एक कोने में खड़ी थी। सो गई थी? नहीं, पत्नी ने सिर हिलाया बस। कुछ देर चुप बैठे रहने के बाद उन्होंने कहा, छू कर देखो, मुझे बुखार है क्या? पत्नी को पास बुलाने का और कोई तरीका उन्हें नहीं सूझा। पत्नी उनके पास आकर खड़ी हो गई। शरीर गर्म हो तो बाएं गर्म हाथ से दाहिने गर्म हाथ को छुओ तो पता नहीं चलता कि बुखार है। उन्होंने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ को छूते हुए कहा। उन्हें लगा कि पत्नी उनका माथा हाथ छुएगी, पर नहीं छुई। पास आकर खड़ी रही। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो भी पत्नी ने नहीं छुआ। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कोहनी के पास पत्नी को पकड़ा। चूड़ियाँ इतनी थी कि हाथ पकड़ने की और जगह नहीं थी। तुम्हारा हाथ तो मेरे हाथ से ज़्यादा गर्म है। और उन्होंने पत्नी का हाथ छोड़ दिया। पत्नी का हाथ सचमुच गर्म था। नहीं है, पत्नी ने इस तरह कहा कि उसका हाथ फिर पकड़ लें और छोड़े नहीं। है, सच में है। खाना खा ली हो? उन्होंने फिर पत्नी से पूछा। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। वे पिता के साथ पेट भर खा चुके थे। पिता ने केवल 2 पूड़ी खाई थी और थोड़ा भात। पूड़ी ज़्यादा थी। अम्मा ने सोचकर भेजा होगा कि बहू को आटा सानना नहीं पड़ेगा। रघुवर प्रसाद ने ज़्यादा खाना खा लिया था। थाली में बचा छोड़ना अच्छा नहीं लगता था। इस आदत के कारण वे ज़्यादा खा लेते थे। पत्नी उनकी थाली में चुपके से पूड़ी डाल देती थी। पूछती नहीं थी, इसलिए वे मना नहीं कर पाते थे। आखिर खाते खाते वे पानी का गिलास और थाली लेकर खड़े हो गए। पानी उन्होंने खड़े खड़े पिया। पानी बैठ कर पियो, तब पिता ने कहा था। खाना खा ली? पत्नी को जस का तस खड़े देखकर रघुवर प्रसाद ने फिर पूछा। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। क्या बात है, अच्छा नहीं लग रहा है? रघुवर प्रसाद ने धीरे से पूछा। अब की बार रघुवर प्रसाद का दिल धड़कने लगा था। बुखार नहीं है, पत्नी ने कहा। हाथ तप रहा है, अटकते अटकते उन्होंने कहा। नाड़ी देख लो, पत्नी ने कहा। रघुवर प्रसाद को नाड़ी देखना नहीं आता था। उन्होंने पत्नी का हाथ पकड़ा। चूड़ी इतनी है कि नाड़ी नहीं मिलेगी। इसमें कम है। पत्नी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उतनी ही लगती हैं। एक बस्त में टूट गई थी, एक यहाँ काम करते करते टूट गई। केवल 2 कम हैं। हाँ, बैठ जाओ। पत्नी बैठ गई। दाहिने हाथ की चूड़ी टूट जाती है, बाएं हाथ की कम टूटती है, पत्नी कह रही थी। और रघुवर प्रसाद नाड़ी टटोल रहे थे। नाड़ी केवल वहाँ नहीं थी। वहाँ न मिलने पर उसे कहाँ ढूंढे? छाती से धक धक टटोला जा सकता था। रघुवर प्रसाद को लगा कि हाथी के ऊपर उनकी पत्नी गोद में बैठी है। रात का काला हाथी था। उसकी सूंड धरती तक झूल रही थी। रात हाथी की चाल की तरह ऊपर नीचे डोलते हुए जा रही थी। वे पत्नी को संभाल कर पकड़े हुए थे। अंधेरे में काई की तरह फिसलन होती है, ऐसा रघुवर प्रसाद को लगा। पत्नी फिसल जाती थी। इसके बाद अंधेरे में पत्नी ने पूछा, बस स्टैंड से रिक्शे में आए थे? नहीं, पैदल आया था। पत्नी ने सुना कि रघुवर प्रसाद घोड़े पर आए थे। हाथी नहीं मिला? पत्नी ने पूछा। रघुवर प्रसाद ने सुना कि पत्नी पूछ रही है। रिक्शा नहीं मिला था। मिला था, पर पैदल आया। पैदल आने से पैसे बच गए थे। पास ही बस स्टैंड है। पत्नी ने सुना घोड़े के पैसे नहीं देने पड़े थे। बस स्टैंड पास है। घोड़े पर आने से कितना समय लगा? पत्नी ने पूछा। जल्दी आ जाता, पर रास्ते में एक दोस्त मिल गया था, रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने सुना रास्ते में एक घुड़सवार और मिल गया था। फिर इधर उधर घूमते रहे। इधर उधर घोड़ा दौड़ाते घूमते रहे, पत्नी ने सुना। थक गए तो एक टिपरिया चाय की दुकान पर चाय पी ली। थक गए तो एक खंडहर जैसी पुरानी सराय में केसरिया दूध पिया, पत्नी ने सुना। अच्छी गर्म चाय थी। गाढ़ा गर्म दूध था, पत्नी ने सुना।
मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चलूंगी, पत्नी ने कहा। मैं भी तुम्हारे साथ घुड़सवारी करूंगी, अब की बार रघुवर प्रसाद ने सुना। घुड़सवारी क्यों, खटिया में लेटे लेटे उड़ जाएंगे, रघुवर प्रसाद ने कहा। पक्षी बनकर उड़ जाएंगे, पत्नी ने सुना। हाँ, पत्नी ने कहा, उड़कर सबसे पहले कहाँ जाएंगे? जहाँ 6 महीने की रात होती हो, रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने भी यही सुना। 6 महीने की रात में इस खटिया पर लेटे रहेंगे, पत्नी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने भी यही सुना। 6 महीने की रात खत्म होते होते फिर यहाँ 12 घंटे की रात में आ जाएंगे, आकर सो जाएंगे, पत्नी ने भी यही सुना। हमारे उठने का रास्ता सुबह देखेगी, रघुवर प्रसाद ने कहा। सुबह किस तरह रास्ता देखेगी? जैसे ही हमारी नींद खुले सुबह हो जाए। ज़्यादा देर सो गए तो ज़्यादा देर बाद सुबह होगी, रघुवर प्रसाद ने सुना। ज़्यादा देर सो गए तो ज़्यादा देर रात रहेगी। चिड़िया रास्ता देखेगी कि हम उठें जिससे सुबह हो और वे चहचहाना शुरू कर दें। सुबह सबसे पहले छोटी छोटी चिड़ियों की चहचहाट होती थी, इसके बाद कोयल के बोलने की आवाज़ आती थी। यहाँ तक पढ़ने के बाद हम इस कहानी का पहला भाग, इस उपन्यास का पहला भाग ख़त्म कर चुके हैं। दूसरे भाग के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।